हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान के साथ साथ खेल तथा विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित करेंट अफेयर की बात करेंगे। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2021 में स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया है? राजा चारी। दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि की जो निकटता हुई है उसका नाम क्या दिया गया है? ग्रेटर एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन। चीन ने अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में कौन से नवीनतम मिशन को प्रक्षेपित किया है? तो चांद का अन्वेषण करेगा चीन चांग-ई 5 मिशन के द्वारा। ये चांग-ई 5 चंद्रमा से नमूना एकत्रित कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है, अमेरिका और रूस के बाद। इसरो ने वर्ष 2020 के आखिरी मिशन में 17 दिसंबर 2020 को CMS-01 रॉकेट को लॉन्च किया। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है जो कि PSLV C-50 से लॉन्च किया गया। CMS-01 का कार्यकाल 7 वर्ष का होगा। अब इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय एकेडमी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT BHU में इसरो का क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र स्थापित होगा। आगे है इंडिया की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाए गए ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? कलाम 5। और स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और CEO हैं पवन कुमार चंदना। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में उपस्थित है। स्काई रूट एरोस्पेस ने 12 अगस्त 2020 को स्वदेशी रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया। अब इस रमन इंजन को स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ही विकसित किए गए विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण में संलग्न किया जाएगा। अब स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम-1, विक्रम-2 और विक्रम-3 मतलब विक्रम सीरीज के रूप में अपने प्रक्षेपण यानों का विकास कर रहा है। आगे अमेरिका और यूरोप के द्वारा संयुक्त रूप से किस उपग्रह को वैश्विक समुद्री स्तरों की निगरानी के लिए कैलिफोर्निया से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ये उपग्रह है सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह। किस देश ने विश्व के पहले 6G प्रायोगिक उपग्रह का प्रक्षेपण किया? चीन ने। 27 मार्च 2019 को ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था मिशन शक्ति के तहत। अब PSLV की 51वीं जो उड़ान हुई थी उसके माध्यम से लिथुआनिया के 1, लग्जमबर्ग का और अमेरिका के 4 उपग्रहों को मिलाकर टोटल 10 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। PSLV C-49 के द्वारा EOS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया। यह एक भू अवलोकन उपग्रह है जो कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पुनर्आपूर्ति मिशन के लिए किस यान को लॉन्च किया गया? SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान। चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित वह क्रेटर जिसका चित्र इसरो द्वारा पेश किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? साराभाई क्रेटर। यह जो क्रेटर है यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में गहरा और डार्क क्षेत्र है जिसका नाम है मेयर सेरेनिटैसिस या सी ऑफ सेरेनिटैसिस। अब ये साराभाई क्रेटर का जो चित्र लिया गया है ना उसमें संलग्न टेरेन मैपिंग कैमरा 2 चंद्रयान 2 में संलग्न था। 20 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? ये है NSS-2। दक्षिण कोरिया 10वां ऐसा देश है जिसने सैन्य उपयोग के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया है। बेंगलोर में इसरो के द्वारा किस अर्धमानवीय महिला रोबोट का अनावरण किया गया? व्योममित्र। व्योममित्र को गगनयान के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब नासा के द्वारा मंगलयान 2020 मिशन में जिस रोवर का प्रक्षेपण किया गया उसका नाम क्या है? परसेवरेंस रोवर। यह 18 फरवरी 2021 को जेजेरो क्रेटर के समीप उतरेगा। परसेवरेंस रोवर किस हेलीकॉप्टर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है? तो हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी। अब चीन ने हैनान प्रांत से अपने किस मंगल मिशन को लॉन्च किया? तियानवेन 1। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर होगा।
आगे यूएई या संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? होप प्रोब। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? नूर 1, जिसे उसने 22 अप्रैल 2020 को प्रक्षेपित किया। अब इजराइल द्वारा प्रक्षेपित जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? ओफेक 16। अब आगे भारत का संचार उपग्रह 17 जनवरी 2020 को कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुआना से एरियन 5 VA251 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? GSAT-30। यह GSAT-30 इनसैट 4A उपग्रह का स्थान लेगा। किस महिला के नाम सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष यात्रा का विश्व रिकॉर्ड है? क्रिस्टीना कोच 328 दिन के लिए। और सर्वाधिक अवधि के लिए एकल अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी? आंसर है स्कॉट कैली। आगे 11 दिसंबर 2019 को PSLV की 50वीं उड़ान PSLV QL के माध्यम से 9 उपग्रहों के साथ हुई, जिसमें भारतीय उपग्रह था रीसेट 2BR1। यह एक राडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा इजराइल, इटली, जापान और अमेरिका के उपग्रहों को लॉन्च किया भारत ने। अब नेम एक्सो वर्ल्ड्स क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के 11वें स्थापना दिवस समारोह में 112 एक्सो प्लैनेट्स और उनके मेजबान तारों का नाम सुझाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेम एक्सो वर्ल्ड्स। अब इस प्रतियोगिता के अंतर्गत ही ना भारत को भी 2 एक्सो प्लैनेट्स को नाम प्रदान करना था। तो इसमें पहला एक्सो प्लैनेट HD 86081 तारे को विभा नाम दिया गया। इसका नाम विभा चौधरी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपरमाणु कण या सब एटॉमिक पार्टिकल पाई मैसॉन की खोज की थी। ये जो विभा नाम है ना, ये सूरत में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 22 वर्षीय छात्र ने सुझाया था। उसका नाम है अनन्यो भट्टाचार्य। इसके अलावा दूसरा एक्सोप्लैनेट था HD 86081b। इसका नाम रखा गया संतमस। आगे बताइए कि पहले भारतीय संगीतज्ञ जिनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया है? आंसर है पंडित जसराज। 7 अक्टूबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा किस उपग्रह के अन्य 20 उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई? शनि ग्रह। अब शनि ग्रह में टोटल 82 उपग्रह हो जाएंगे, जो सर्वाधिक होंगे। तो ये थे कुछ स्पेस साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब कुछ इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अन्य करंट अफेयर्स की बात करते हैं। स्काईलॉटेक इंडिया की भागीदारी में विश्व के पहले उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क की शुरुआत किसने की है? BSNL ने। देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया? PM वानी। वानी का मतलब है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को कोच्चि और लक्षद्वीप के मध्य किस योजना के तहत जोड़ा जा रहा है? यह है मध्य सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है और उसे किसने बनाया है? इसका नाम फास्ट है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इसका निर्माण चीन ने किया है। 16 नवंबर 2020 को जारी की गई विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू कंप्यूटर, जो जापान का है। लिनपैक बेंचमार्क पर इसकी स्पीड 442 पेटाफ्लॉप्स है। अब इस लिस्ट में भारत के 3 कंप्यूटर्स शामिल किए गए हैं, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। 62वें स्थान पर है परम सिद्धि, और परम सिद्धि की लिनपैक बेंचमार्क पर स्पीड 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। इसके बाद 77वें स्थान पर प्रत्यूष है और 144वें स्थान पर मिहिर है। अब 2 अगस्त 2020 को भारत में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन कहां किया गया? ये महाराष्ट्र के अकोला और वासिम में किया गया। गुजरात में स्थित वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है जिसकी तीसरी इकाई ने 22 जुलाई 2020 को क्रांतिकता या क्रिटिकलिटी को प्राप्त किया? यह है गुजरात का काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब आगे भारत का 23वां ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इसका नाम है KAPP3।
यह सबसे बड़ा भारत का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। KAPP3 के बाद अब भारत में परमाणु ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 7,480 मेगावाट हो गई है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वह सौर ऊर्जा परियोजना जिसे प्रधानमंत्री ने 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया था, वह कहां पर स्थित है? इसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना। यह मध्य प्रदेश के रीवा में गुढ़ तहसील में स्थित है और इस रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्व बैंक समूह द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। अब स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों के लिए किस रिसीवर चिप को IIT बॉम्बे ने विकसित किया है? इसका नाम है ध्रुव। आगे 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ऐप का नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐप को सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइए एक्सेलरेटेड साइंस योजना क्या है? तो देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना प्रारंभ की गई, जिसे विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके दो घटक हैं, अभ्यास और समूहन। वह शक्तिशाली ओजोन अवक्षयकारी रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग भारत ने 1 जनवरी 2020 में चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया, उसका नाम बताइए। HCFC या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b। स्वदेश में असेंबल किया गया भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम शिवाय, जो IIT BHU में स्थापित है। अब जो परम शक्ति है वह IIT खड़गपुर में और परम ब्रह्म सुपर कंप्यूटर IISER पुणे में स्थापित है। आगे बताइए कि विश्वास और साइबर आश्वस्त क्या है? विश्वास का फुल फॉर्म है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइज एडवांस सिक्योरिटी और साइबर आश्वस्त है साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। अब बताइए कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु में। इसके बाद 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में होगा, जिसका विषय होगा सतत विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित की गई और इसमें पहली बार किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। यहां पर प्रधानमंत्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है iSTEM पोर्टल। इसमें 2 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। जर्मनी से प्रोफेसर स्टीफन हेल और इजराइल से प्रोफेसर अदा ई योनाथ। आगे राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन किसने और कब लॉन्च किया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 17 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा कब तक प्रदान करनी है? 2022 तक। चलिए अब चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम कब शुभारंभ किया गया? 16 जनवरी 2021 को। वह 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियां जिनके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधीय महानियंत्रक DCGI द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है 3 जनवरी को। उनके नाम है मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और मैसर्स भारती बायोटेक। अब मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर कोविड-19 के जिस टीके को विकसित किया उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट का है। और मैसर्स भारत बायोटेक के द्वारा विरियन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीके को विकसित किया गया है, उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कहां खोजा गया? यूनाइटेड किंगडम में। यूके में मिले इस नए स्ट्रेन कोरोना वायरस का नाम है VU1 2020-12/01 या B117। अब भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 12 दिसंबर 2020 को
कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया? तो इसका चरण 1 22 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। कोविन या कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम क्या है? तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा सशक्त बनाने के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया है, वही है कोविन। अब जो नेत्र का कैंसर होता है ना, उसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किस नई उपचार पद्धति को जन्म दिया है? यह है रूथीनियम 106 पट्टिका आधारित नेत्र के कैंसर की उपचार पद्धति। इसे बार्क मुंबई ने विकसित किया है। अब आगे निमोनिया के लिए कौन सा टीका और किस इंस्टीट्यूट ने उसे विकसित किया है? ये टीका है न्यूमोसिल, और न्यूमोसिल को कोविशील्ड विकसित करने वाले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है। अब भारत के अतिरिक्त वह देश जहां न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीके का परीक्षण किया गया, गाम्बिया देश है। और यह जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या न्यूमोकोकस है ना, यह 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। अब कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु है COV2 या सार्स। सबसे पहले कोविड-19 के मानवीय मामले की पुष्टि वुहान हुनेई प्रांत चीन में हुई थी। सबसे पहले इसका टीका स्पुतनिक V के नाम से रशिया ने विकसित किया था। अब यह जो स्पुतनिक है, यह विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है। अब भारत में कोविड-19 की जांच के लिए जिन 3 परीक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है वह कौन सी हैं? पहली RT-PCR, दूसरी ट्रूनेट तथा तीसरी है CBNAAT। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया में किन 2 देशों को जुलाई 2020 में खसरा और रुबेला से मुक्त घोषित किया है? श्रीलंका और मालदीव को। अब WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में कुल 11 सदस्य शामिल हैं। अब आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था की संस्थापक उस ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम बताइए जिनकी 200वीं जयंती वर्ष 2020 में WHO द्वारा मनाई गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया रोटा वायरस के टीके का नाम क्या है? रोटावैक 5D, और इसे कोवैक्सीन विकसित करने वाले भारत बायोटेक ने ही विकसित किया है। चलिए अब आगे पर्यावरण विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करते हैं। वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 903, जिसमें से 101 राष्ट्रीय उद्यान, 553 वन्य जीव अभ्यारण्य और 86 संरक्षण रिजर्व के साथ साथ 163 सामुदायिक रिजर्व हैं। अब भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 21 दिसंबर को। इसमें 2014 के अनुमानों की तुलना में 2018 में तेंदुओं की संख्या में 62% की वृद्धि हुई है। भारत में कुल तेंदुए 12,852 हैं। सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में 3,421, फिर कर्नाटक में 1,783 और फिर महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए हैं। आगे आता है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2020। अब 2020 में कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ ना, उसमें भारत में कार्बन उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 9% की कमी आई है कार्बन उत्सर्जन में। दिसंबर 2020 में भारतीय मोरैना ग्रास की नवीनतम प्रजाति कहाँ खोजी गई? पश्चिमी घाट गोवा में। मोरैना ग्रास की इस प्रजाति का नाम है इस्चायमम जनार्थनमी। अब हाथियों के सर्वेक्षण का नए तरीका उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसने विकसित किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने हाथियों के सर्वेक्षण के इस नए तरीकों को खोजा है। डिजिटल ओशन क्या है? महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है डिजिटल ओशन। इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है इनकॉइस, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। अब जो इनकॉइस है ना, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। आगे देखते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है। तो विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को मिलता है यह प्रमाण पत्र। 28 दिसंबर को यह प्रमाण पत्र देश के 8 समुद्री तटों को मिला। अब रामसार अभिसमय की बात करते हैं जो आर्द्र भूमि से संबंधित है।
यह ईरान के शहर रामसार के नाम पर पड़ा है। वर्तमान में रामसार अभी समय में कुल कितने हस्ताक्षरकर्ता देश हैं? 171 देश हैं इसमें अभी तक टोटल रामसार स्थलों की कुल संख्या 2414 है। 1974 में रामसार सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। अब 23 दिसंबर 2020 को भी रामसार स्थल के रूप में भारत के किस स्थल को सूचीबद्ध किया गया है? यह है सोकर झील, जो कि लद्दाख में स्थित है। इससे पहले 2002 में लद्दाख की ही सो मोरिरी झील भी रामसार की सूची में शामिल है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब 11 नवंबर को भी ना 2 स्थलों को रामसार स्थल में शामिल किया गया। पहला है सूर सरोवर झील, जो कीठम झील भी कहलाती है। यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा है लोनार झील, जो बुल्ढाना महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसके द्वारा और कब स्टार्ट किया गया। ये यूनेस्को का प्रोग्राम है और 1971 में स्टार्ट किया गया था। इसी के तहत भारत के किस स्थल को संरक्षित जैवमंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? पन्ना जैवमंडल रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडल के वैश्विक नेटवर्क में अभी तक कुल कितने भारतीय स्थल शामिल हैं? 12 भारतीय स्थल शामिल हैं इसमें। आगे वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक ई कचरा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? चीन है और भारत का इसमें स्थान तीसरा है। किन देशों में टिड्डी दल के आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया था? पाकिस्तान और सोमालिया में। ये जो टिड्डी दल है ना, इसमें खतरनाक और विनाशकारी होते हैं रेगिस्तानी टिड्डियां। भारत में सबसे ज़्यादा टिड्डी दल से प्रभावित राज्य हैं राजस्थान और गुजरात। टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद से भारत में 7वां सबसे गर्म वर्ष रहा 2019। वह देश कौन सा है जिसने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट का प्रयोग पूर्णतः रोक दिया है? जर्मनी ने रोका है इसका प्रयोग। वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया गया, ओशियन एनर्जी, सामुद्रिक ऊर्जा। चलिए अब आगे डिफेंस या रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहली स्वदेशी 9 मिलीमीटर लंबी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? असमी पिस्तौल है 9 मिलीमीटर लंबी। म्यांमार नौसेना द्वारा नियुक्त की गई प्रथम पनडुब्बी का नाम कौन सा है और म्यांमार ने इसे क्या नाम दिया है? यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS सिंधु वीर है। इसका म्यांमार में नाम UMS मिन्ये थिएन खातू है। अब हम पहले ही जानते हैं कि मिशन सागर 3 भारत का अपने मित्र देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में मदद करना है। अब मिशन सागर के तहत ही वियतनाम में बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद के लिए हो ची मिन सिटी में किसे भेजा गया था? और इसी युद्धपोत को कंबोडिया के सिहानोक विले बंदरगाह में भी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भेजा गया था। आंसर है INS किल्टन। अब बताइए तिहान क्या है? तो ये IIT हैदराबाद में स्थित स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार हब है और तिहान को मानव रहित हवाई यानों या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में तथा सुदूर संचालित वाहनों में यूज किया जाएगा। अब बताइए कि स्काई रॉस अभ्यास किनके बीच आयोजित किया गया? तो जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस के मध्य वायु सेनाओं का अभ्यास स्काई रॉस का आयोजन राजस्थान में किया गया। अब 96% से अधिक स्वदेशीकरण वाली मिसाइल कौन सी है जिसका निर्यात भारत करेगा? आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल सतह से हवा में 25 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों में शामिल किया गया है। आगे समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्त पोतों OP-20 की श्रृंखला का दूसरा पोत कौन सा है जिसे गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? ICGS सुजीत।
और इसमें ही पांचवें और अंतिम गस्तपोत का नाम क्या है? ICGS सक्षम। इसका जल अवतरण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। आगे उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया है। विशाल हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा को आकार और संचालन क्षमता में स्थापित करने वाला अमेरिका और रशिया के बाद भारत तीसरा देश बन गया है। आगे बताइए, इंड इंडो कॉर्पेट अभ्यास किसके बीच होता है? इंड इंडो कॉर्पेट अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य 35वें संस्करण के रूप में 17-18 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ। अब INS हिमगिरी क्या है? तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत मैसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इस पहले युद्धपोत INS हिमगिरी का जलावतरण किया गया था। अब बताइए, सिटमैक्स 20 क्या है? यह अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास का आयोजन है। मतलब सिटमैक्स समुद्री अभ्यास सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के मध्य होता है। INS वागीर के बारे में बताइए। तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, जिसका जलावतरण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में संपन्न हुआ। अब बात करें मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो यह USA, जापान, इंडिया तीनों के मध्य होती है। 1992 से आयोजित हो रही है यह, और इस एक्सरसाइज में 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी ने भी भाग लिया। आगे रफेल विमान की बात करते हैं। तो ये बताइए कि कितने रफेल विमान हमें फ्रांस देगा, फ्रांस की किस कंपनी ने इन्हें बनाया है, और भारत के अतिरिक्त कौन से देश इसे प्राप्त करेंगे? तो 36 राफेल विमान प्राप्त होंगे भारत को, जिसकी पहली खेप में 5 रफेल विमान अंबाला एयरबेस पर आ चुके हैं। दूसरी खेप में 3 रफेल विमान जामनगर एयरबेस गुजरात में आए थे। रफेल विमान को बनाता है डसॉल्ट एविएशन। भारत के अतिरिक्त मिस्र और कतर भी प्राप्त करेंगे फ्रांस से ये रफेल विमान। रफेल विमान की गति 1.8 मैक या 2222.64 किलोमीटर पर आवर है। इनमें प्रमुख जो मिसाइलें संलग्न होती हैं उनके नाम हैं माइका, स्कैल्प, हैमर और मीटियर। अब ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड के कुछ तथ्यों की बात करें। ICGS C452 ऐसा पोत है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत स्वदेश में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे किसने डिजाइन किया है? मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो सूरत ने या L&T कंपनी ने। बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया? सुखोई 30 MK1 विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ। भारतीय नौसेना की स्वदेशी निर्मित विध्वंसक पोत कौन सा है जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया? INS चेन्नई। मतलब वायु में सुखोई 30 MK1 और जल में INS चेन्नई में परीक्षण हुआ ब्रह्मोस का। अब आगे भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल या एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है और इसका निर्माण किसने किया है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। इसका निर्माण DRDO ने किया है। यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। आगे बताइए, कनकलता बरुआ कौन थी? ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई वह स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम पर ICGS कनकलता बरुआ नाम से गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 5 तीव्र गस्त पोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत शामिल किया गया है। इस पोत का नाम है ICGS कनकलता बरुआ। आगे देखें, रुस्तम 2 क्या है? तो मध्यम ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम यह स्वदेशी ड्रोन है जिसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में किया गया। कोविड-19 के दौरान पहला ऐसा तटरक्षक पोत कौन सा है जिसे डिजिटल रूप से तटरक्षक बल में शामिल किया गया? ICGS सचेत। फिर आगे अपतटीय गश्ती पोत ICGS सार्थक का भी जलावतरण किया गया है। शौर्य मिसाइल के बारे में बताइए। शौर्य मिसाइल स्वदेश निर्मित
और नाभिकीय सक्षम वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब जो पनडुब्बियों से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका है ना, या K-15 है, उसका ही यह सतही वर्जन है शौर्य मिसाइल। यह शौर्य मिसाइल 7.5 मैक तक की स्पीड प्राप्त कर सकती है। अब हाल ही में परीक्षण की गई पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में बताइए। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अब जो नाग मिसाइल है ना, एंटी टैंक मिसाइल, इसका जलीय वर्जन तो हेलिना है, लेकिन हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकने वाला इसका उन्नत वर्जन का नाम बताइए। उसका नाम है सेंट या स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। सेंट का विकास डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र इमारत ने किया है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल की मारक दूरी है 15 से 20 किलोमीटर के मध्य। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग जो है वह तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। अब फायर एंड फॉरगेट क्षमताओं से युक्त, दागो और भूल जाओ क्षमताओं से युक्त मिसाइल का उत्पादन किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। अब डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप में स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। प्रोजेक्ट 25 के तहत किस अंतिम युद्धपोत को 4 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी स्टील युद्धपोत की श्रृंखला में शामिल किया गया? INS कवरत्ती। बाकी 3 युद्धपोत हैं INS कमोर्टा, INS कदमत और INS किल्टन। मानवीय सहायता मिशन सागर 2 के अंतर्गत 6 नवंबर 2020 को पोर्ट मसावा इरिट्रिया में कौन से भारतीय पोत को पहुंचाया गया? तो भारतीय नौसैनिक पोत गया था INS ऐरावत। अब आगे ध्रुवास्त्र क्या है? ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए जा सकने वाले हेलिना का परिवर्तित नाम है। ध्रुवास्त्र की मारक क्षमता 7 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम गति 240 मीटर पर सेकेंड है। मरीच क्या है? यह स्वदेशी निर्मित उन्नत टॉर्पेडो डिकॉय प्रणाली है। 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य 11वां डिफेंस एक्सपो कहां आयोजित हुआ? डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था और इसका विषय था भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। सारंग तोप के बारे में बताइए। इसकी मारक दूरी 36 किलोमीटर है। यह 155 मिलीमीटर बैरल वाली तोप है। अमोघ क्या है? नाग की तरह ही यह 3rd जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की पहली निजी कंपनी JSR डायनेमिक्स द्वारा डिफेंस एक्सपो में किस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया? खगानतक मिसाइल। वरुणास्त्र क्या है? यह पोत से प्रक्षेपित किया जा सकने वाला विद्युत चलित पनडुब्बी रोधी टॉर्पेडो है। K4 मिसाइल के बारे में बताइए। तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। सिप्री के अनुसार जारी की गई सूची में 2018 में विश्व के शीर्ष शस्त्र निर्माता कंपनी का नाम क्या है? लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन अमेरिका से। स्वदेशी रूप से विकसित वह पहला लड़ाकू विमान कौन सा है जिसने हाल ही में विमान वाहक पोत से उड़ान भरने और उस पर लैंड करने की क्षमता प्राप्त की है? LCA तेजस। LCA तेजस का जो नौसैनिक संस्करण है ना, वह पहली बार किस विमान वाहक पोत पर लैंड हुआ था? INS विक्रमादित्य पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2020 को DRDO की किन 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? ये हैं बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में। भारतीय वायुसेना के विमान की अंतिम स्क्वाड्रन से किसे सेवा मुक्त किया गया है? MiG-27 को। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के चलते MiG-27 को बहादुर उपनाम दिया गया था। मूलतः तत्कालीन सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित MiG-27 विमान का निर्माण भारत में लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। ये सब है डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के तथ्य। चलिए अब आगे 2020 के नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। 12 अक्टूबर 2020 को घोषणा की गई।
ये प्राइज दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों मिलविल को दिया गया, मिल फॉर पॉल आर मिलग्राम और विल फॉर रॉबर्ट वी विल्सन। तो मिलग्राम और विल्सन को याद करने के लिए मिलविल याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है। मिलग्राम और विल्सन को नीलामी सिद्धांत या ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। आगे आता है शांति या पीस का नोबेल प्राइज, 9 अक्टूबर 2020 को दिया गया। यह विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इन्होंने भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशें की थीं। आगे है साहित्य या लिटरेचर का नोबेल प्राइज, जो 8 अक्टूबर 2020 को दिया गया। यह दिया गया है एल फॉर लिटरेचर और एल फॉर लुइस ग्लक को। लुइस ग्लक जो हैं वे प्रसिद्ध अमेरिकी कवियत्री हैं। इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज उनकी पोइटिक वॉइस या सुस्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। लुइस ग्लक लिटरेचर का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली 16वीं महिला लेखिका हैं। इनके प्रसिद्ध प्रशंसित संग्रहों में द वाइल्ड आयरिस 1992 को प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा प्रमुख रचना है द ट्रायम्फ ऑफ एचिलीज। मतलब लुइस की रचनाएं आयरिस और एचिलीज से याद रखिएगा, लुइस आयरिस एचिलीज। अब केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज की बात करें, जो 7 अक्टूबर 2020 को दिया गया। ये दो महिला वैज्ञानिकों को मिला है, फ्रांस की इमैनुअल कारपेंटियर और यूएसए की जेनिफर ए डाउडना। कारपेंटियर और जेनिफर को यह प्राइज जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति के विकास के लिए मिला। दोनों महिला वैज्ञानिकों ने जीन टेक्नोलॉजी के सबसे तेज उपकरण क्रिस्पर Cas9 नामक जेनेटिक सीजर्स को विकसित किया था। अब आगे फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात करते हैं। तो फिजिक्स भी पी से शुरू होता है, तो पी से आता है पेनरोज। एक्चुअली फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया, पेनरोज, गेंजेल, गेज। ये 3 नाम है। मतलब पहला रोजर पेनरोज यूनाइटेड किंगडम से, दूसरा रेनहार्ड गेंजेल यूएसए से और तीसरा एंड्रिया गेज यूएसए से। पेनरोज, गेंजेल, गेज। अब फिजिक्स के इस नोबेल प्राइज में भी ना जो 3 वैज्ञानिक है उसमें से 50% राशि पेनरोज को मिलेगी। रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल निर्माण के आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ाव की खोज की थी। इसके अलावा जो शेष पुरस्कार है वह रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए प्रदत्त किया जाएगा। आगे चिकित्सा विज्ञान के नोबेल प्राइज की बात करें तो यह प्राइज भी 3 व्यक्तियों को दिया गया। अल्टर ह्यूटन राइस को, मतलब ये 3 नाम है, हार्वे जे अल्टर यूएसए से, माइकल ह्यूटन यूनाइटेड किंगडम से और चार्ल्स एम राइस यूएसए से। अल्टर ह्यूटन राइस को यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदत्त किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी नोबेल प्राइज से संबंधित। चलिए अब स्पोर्ट्स या खेल से संबंधित करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिकेट के बारे में। 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी के द्वारा जो आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड घोषित किया गया, उसके विभिन्न अवार्ड्स को देखते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट गारफील्ड सोसर्स अवार्ड मिला है विराट कोहली को। इसके अलावा महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर राचेल होहोए क्लिंट अवार्ड मिला है। अब याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर एक परी हैं, एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया को मिला है यह अवार्ड। अब ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है विराट कोहली और सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय या वनडे की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी एलिस पेरी को ही चुना गया। फिर महिलाओं में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी एलिस पेरी ही है, लेकिन विराट कोहली T20 पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं राशिद खान अफगानिस्तान से। आगे खेल भावना के लिए दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान चुना गया है। साथ ही आईसीसी दशक की
T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ही चुना गया है। लेकिन टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान चुने गए हैं विराट कोहली को। मतलब कैप्टन्स में वनडे और T20 के लिए महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन चुना गया और टेस्ट के लिए विराट कोहली को चुना गया। अब आगे आईसीसी द्वारा घोषित दशक की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। फिर दशक की सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट टीम के लिए किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया? विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन। अब आगे बताइए कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जिनका 75 वर्ष की आयु में 25 दिसंबर 2020 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? रॉबिन जैकमैन। दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए खिलाड़ी हैं जॉनी मुलक। इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि प्रति वर्ष मेलबर्न में आयोजित 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के दिन जो टेस्ट मैच होता है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द मैच को प्रदान किया जाता है मुलक पदक। ये जॉनी मुलक के नाम पर ही है। जॉनी मुलक जो है ना, वो 1868 में विदेश का दौरा करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान थे और सबसे पहला मुलक पदक 29 दिसंबर 2020 को अजिंक्य रहाणे को ही मिला। अब 31 दिसंबर 2020 को जारी की गई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है विराट कोहली और तीसरे स्थान पर है स्टीव स्मिथ। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार विश्व के नंबर 1 गेंदबाज हैं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से। अब बीसीसीआई के द्वारा भी 2018-19 में कुछ अवार्ड दिए गए। महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजुम चोपड़ा को। बीसीसीआई विशेष अवार्ड दिलीप दोषी को दिया गया। 2018-19 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड पूनम यादव को दिया गया। पॉली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के रूप में जसप्रीत बुमराह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष अवार्ड मयंक अग्रवाल को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला अवार्ड शेफाली वर्मा को मिला। अब आईसीसी अवार्ड 2019 की बात करें। क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को दी गई है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हेहोए क्लिंट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिस पेरी को मिला। अब आईसीसी अवार्ड 2019 के अन्य पुरस्कारों की बात करें। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में भारत के रोहित शर्मा को मिला। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिलाओं में एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया को मिला। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसा हीली को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चानिदा सुत्थीरुआंग को मिला, जो थाईलैंड की हैं। मतलब महिला इमर्जिंग क्रिकेटर थाईलैंड से हैं। आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्कॉटलैंड के काइल कोएत्जर को मिला। T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भारत के दीपक चहर को दिया गया। आईसीसी इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्नस लाबुसैन को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला भारत के विराट कोहली को। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर्ड ट्रॉफी मिली इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला, जो इंग्लैंड से हैं। आईसीसी टेस्ट एंड एक दिवसीय टीम का कप्तान बनाया गया विराट कोहली को। आईसीसी की वर्ष की एक दिवसीय टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी थे कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। आईसीसी की वर्ष की टेस्ट टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली कप्तान और मयंक अग्रवाल। अब आगे बात करते हैं आईपीएल 2020 के बारे में। आईपीएल 2020 के प्रायोजक या टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 थे। यह 13वां आईपीएल था। इसकी आधिकारिक भागीदार या ऑफिशियल पार्टनर थे अनअकैडमी। आईपीएल 13 का फाइनल मैच हुआ दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें विनर थे मुंबई इंडियंस। इसके कैप्टन हैं रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस का यह 5वां खिताब है। उप विजेता टीम रही दिल्ली कैपिटल्स, जिसके कप्तान हैं श्रेयस अय्यर। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस से, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए थे।
IPL 13 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल्स से। सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया KL राहुल को, किंग्स 11 पंजाब से 670 रन। अब KL राहुल ने ना IPL के लगातार 3 संस्करणों में 500 या उससे अधिक रन बनाने का खिताब भी जीता है। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने वाले भी KL राहुल ही हैं, जिन्होंने नाबाद 132 रन बनाए थे। IPL में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दी गई कंगीसो रबाडा को। इन्होंने 30 विकेट लिए थे। ये दिल्ली कैपिटल से हैं। IPL 13 में सबसे तेज शतक लगाया था किंग्स 11 पंजाब के मयंक अग्रवाल ने। इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध 45 गेंदों में शतक लगाया था। IPL 13 में सबसे तेज अर्धशतक लगाया था निकोलस पूरन ने, किंग्स 11 पंजाब के हैं ये भी। इन्होंने 17 गेंदों में सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध अर्धशतक लगाया था। IPL 13 का सर्वोच्चतम टीम स्कोर 228 रन दिल्ली कैपिटल्स का था। न्यूनतम टीम स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स का 84 रन था। IPL के इतिहास में किसी मैच में 2 मैडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने थे मोहम्मद सिराज। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हैं। IPL के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन। IPL के इतिहास में पहली बार एक मैच में 2 सुपर ओवर जिन टीमों के मध्य हुए थे वे हैं मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब, जिसमें किंग्स 11 पंजाब जीती थी। IPL 2020 के एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला देवदत्त पाडिक्कल को, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हैं ये। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड मिला मुंबई इंडियंस को। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया KL राहुल को। क्रेड पावर प्ले ऑफ द सीजन मिला ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस को। अल्ट्रॉस सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला कीरॉन पोलार्ड को, जो मुंबई इंडियंस के हैं। अब आगे रणजी ट्रॉफी 2019-20 के 86वें संस्करण का विजेता रहा सौराष्ट्र। यह इसका पहला खिताब है। इनके ही खिलाड़ी फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे अर्पित वसावदा। रणजी ट्रॉफी का उपविजेता रहा था बंगाल। 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच 7वां ICC महिला T20 विश्व कप हुआ था। यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें 10 टीम्स ने भाग लिया था और इसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, जो इसका 5वां खिताब है। उपविजेता रहा भारत। अब आगे उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों स्वरूपों में सबसे तेज 11,000 रन बनाए हैं। विराट कोहली 196 पारियों में। इरफान पठान ने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के किन 2 पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को हाल ही में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई? क्लाइव लॉयड और गार्डन ग्रीनीज को। तो ये थे क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स के तथ्य। अब बात करते हैं लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम के बारे में। इसमें 4 प्रतियोगिताएं हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया से है, और महिला में सोफिया केनिन ने, जो अमेरिका से हैं। अब नोवाक जोकोविच ने ही विंबलडन ओपन 2019 भी जीता था। 2020 का विंबलडन तो कैंसिल हो गया था कोविड-19 के कारण। पुरुषों में विंबलडन 2019 जीता नोवाक जोकोविच ने, और विंबलडन 2019 महिलाओं में सिमोना हालेप ने जीता था। ये रोमानिया से हैं। फिर इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन 2020। इसे ट्रिक से याद करते हैं। अब फ्रांस से जब राफेल विमान भारत आया तो उसके लिए हमने स्वीट्स बांटे थे, मिठाइयाँ बांटी थी। इसकी ट्रिक ये है कि राफेल से राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता पुरुषों में, और महिला में स्वीट से इगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन जीता, जो कि पोलैंड से हैं। आगे आता है US ओपन 2020। US ओपन डोमिनिक थिएम ने जीता था। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और 2020 का US ओपन महिला में नाओमी ओसाका ने जीता, जो जापान की हैं। चलिए अब आगे हॉकी की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS द्वारा जारी विश्व पुरुष हॉकी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली टीम है बेल्जियम की।
इसमें भारतीय टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS द्वारा जारी विश्व महिला हॉकी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है नीदरलैंड की महिला टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसमें 9वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया हरविंदर सिंह को। 30 लाख की राशि दी जाती है इसमें। फिर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है खेल और युवा सेवा विभाग ओडिशा को। अमूल्य योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार मिला है भारतीय खेल प्राधिकरण को। अब FIS ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बताया है भारत के मनप्रीत सिंह को। FIS ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बताया है नीदरलैंड की एवा डी गोएट को। FIS के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच हैं कोलिन बैच ऑस्ट्रेलिया के। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच हैं नीदरलैंड की महिला टीम की कोच एलिसन एन्नन। FIS वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर हैं ऑस्ट्रेलिया की रचेल लिंच। FIS वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर हैं विंसेंट वानाश्च बेल्जियम से। FIS वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ पुरुष खिलाड़ी है विवेक प्रसाद भारत से। FIS वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला खिलाड़ी हैं भारत की ही लालरेम श्यामी। चलिए अब शतरंज की बात करें तो 28 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस महिला शतरंज खिलाड़ी को प्रतिष्ठित एकलव्य अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया उसका नाम बताइए। नित्य जैन, ये इंदौर की हैं। अब इसमें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का विजेता रहे पोलैंड के राडोस्लाव वोस्तासजेक। उपविजेता थे भारत के P हरिकृष्णा। भारत में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज 2020 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उसमें विजेता थे भारत के अभिजीत गुप्ता और उपविजेता रहे एलेक्जेज अलेक्जेंड्रोव, ये बेलारूस से हैं। चलिए अब इसी पॉइंट पर हमने करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत से तथ्यों को देख लिया। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ प्रमुख व्यक्तित्व तथा भारत के 2021-20 के बजट के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।